In today's class, I'm going to discuss the banking sector of India. So I'll be discussing the banking, where I will discuss types, types of the banks, uh, RBI, and very important, RBI and its functions, and very important, history of banking system in India. So there are certain facts about it. So किसी भी कंट्री की अगर हमको उसके फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में अगर हमको अंदाजा लगाना है कि वेदर दैट कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम इज गुड और नॉट, तो सबसे पहले उसका बैंकिंग सेक्टर को देखा जाता है कि क्या एक्चुअली में उसका बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है कि नहीं, राइट। सो इसके लिए तो बैंकिंग के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमने मॉनेटरी पॉलिसी का करना है। मॉनेटरी पॉलिसी का अगर हमने लेक्चर करना है तो हमको थोड़ा बहुत बैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए, बैंक की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, राइट। सो इसलिए इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस बैंकिंग सेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीआई की। आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वी ऑल नो। जैसे हमारे देश का एक सेंट्रल बैंक है जिसको आरबीआई बोलते हैं, वैसे ही बाकी कंट्रीज के देश में भी अलग अलग बैंक्स होते हैं, उनके भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं। जैसे इफ आई टॉक अबाउट यूएसए, तो यूएसए का फेडरल बैंक है, जो ऐसे हमारा आरबीआई है वैसे यूएसए में फेडरल बैंक है। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो वहां पे बैंक ऑफ इंग्लैंड आपको मिलेगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड आपको मिलेगा। तो एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेंट्रल बैंक, इन द सेम वे इंडिया हैज इट्स ओन सेंट्रल बैंक। तो जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई इज एस्टैब्लिश इन 1934 अंडर आरबीआई एक्ट 1930। 1935 में एस्टैब्लिश हुआ अंडर आरबीआई एक्ट 1934। सो बाद में ये 1949 को ये नेशनलाइज कर दिया गया। अब व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट तो इसको 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया। सो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वाज चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, इनको सी डी देशमुख भी बोला गया। तो वी कैन ऑल्सो से दैट ही इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई और द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो अपार्ट फ्रॉम दिस द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज ही वाज अ ब्रिटिश, that is Sir Osborne Smith. So he was the first governor of RBI. You can say that 1935 में जब ये बना तो Sir Osborne Smith was the governor of RBI. So what are the functions of the RBI? So first of all we all know it's a currency authority. अगर हमारे देश की कोई करेंसी हमने नई करेंसी अगर हमको लानी है या पुरानी करेंसी को अगर हमने बंद करना है तो वो आरबीआई डिसाइड करेगा। जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर नए नोट आए 500 एंड 2000 के, सो इट वाज इशूड बाय द आरबीआई। और उन्होंने बताया कि डिसीजन चलो वो सरकार का था, बट वो इशूअर कौन है, वो आरबीआई है। जो पुराने 500 और 1000 के नोट्स थे तो इट वाज डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर, इलीगल टेंडर, तो वो मार्केट में अब उसका यूज नहीं होगा। तो बाद में वही 5000 एंड 2000 के नोट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो वो बेसिकली वो कौन लाया, वो आरबीआई लाया। तो ही इज अ करेंसी अथॉरिटी। तो जितनी भी हमारे यहाँ पे प्रेस वगैरह होंगी जो नोट्स को प्रिंट करते हैं, छापते हैं, वो सब कुछ ऑल ओवर दैट, तो इट वाज इशू बाय द आरबीआई। सो अनदर वन इज कंट्रोल ऑफ मनी एंड क्रेडिट सप्लाई। सो कंट्रोल ऑफ मनी, इसको हम दूसरा नाम मॉनेटरी पॉलिसी भी बोल देते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी इसको हम बोल देंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन कंट्रोल है कि हाउ द मनी शुड बी कंट्रोल्ड इन द मार्केट, राइट। पैसा किस हिसाब से आना चाहिए, किस हिसाब से कम रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और द डिफ्लेशन। तो ये पूरा फंक्शन। अनदर वन इज मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स मींस फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज की मैनेजमेंट हमारे देश में कितना फॉरेक्स एक्सचेंज होगा, वो पूरे का पूरा आरबीआई के पास उसकी मैनेजमेंट रहती है। वो इट वर्क एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के पास कभी ना कभी किसी फंड्स की अगर कमी हो जाती है, तो गवर्नमेंट के पास अगर मान लो पैसे नहीं है उनके पास, तो उनको पैसा चाहिए सरकार चलाने के लिए, पॉलिसी को चलाने के लिए, तो वो आरबीआई से पैसे ले सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने हमने आरबीआई ने लिया, जब आरबीआई से लिया गवर्नमेंट ने, जब आफ्टर द लॉकडाउन एंड ऑल, तब हमारे गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उस टाइम के बाद अगली बार है बैंकर्स ऑफ द बैंकर। तो मतलब अगर हमारे कमर्शियल बैंक्स को अगर जरूरत पड़ती है पैसे की, तो वो आरबीआई से लोन वगैरह ले सकते हैं। अनदर वन इज सुपरविजन ऑफ द बैंक्स। तो हमारे बैंक्स किस हिसाब से काम कर रहे हैं, क्या वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या वो
प्रॉपर जो बैंक्स की गाइडलाइंस होनी चाहिए उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो बैंक्स अपनी मनमर्जी करेंगी। तो अगर बैंक अपनी मनमर्जी करती है देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि बैंक्स डूब सकते हैं। इसकी बड़ी प्राइम एग्जांपल है यस बैंक। तो यस बैंक की अगर हम रिसेंट एग्जांपल देखें तो वैसे तो है तो वो आरबीआई के अंडर, बट कहीं ना कहीं वो सुपरविजन में उसके आरबीआई की कमी होगी, तो जिसकी वजह से यस बैंक ने जो लोन्स वगैरह बहुत ज्यादा दे रखे थे उसकी वो रिकवरी नहीं कर पाए और उसकी वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। तो पहले क्या था कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे वो मैं आके बताऊंगा व्हाट आर द कोऑपरेटिव बैंक्स। जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की होने की वजह से वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाया आरबीआई। इसलिए अब हम देखेंगे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर एक स्कैम बहुत बड़ा सामने आया। क्यों? क्योंकि वो आरबीआई के सुपरविजन में नहीं था। बट अभी रिसेंटली एक नया ऑर्डिनेंस जब गवर्नमेंट ने पास किया, नाउ कोऑपरेटिव बैंक्स आल्सो कम अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई। So these are the functions of the main functions of the RBI. So next one is again I need to discuss what are the different banks जो हम normally use करते हैं। That is one is the commercial bank. What are the commercial bank? It is a type of financial intermediaries as it mediate between savers and the borrowers. Right? Commercial bank जो इसकी बड़ी prime example है जो हम PNB या SBI या अदर जो नेशनलाइज बैंक है उनको अगर हम बात करें उसको कमर्शियल बैंक्स बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अपना पैसा सेव करते हैं और यहीं से अगर किसी बिजनेसमैन को या किसी आम आदमी को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वहां से वो बोरो कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लोन। So that those act as a mediator between the savers and the borrowers. So it does so by accepting deposits from the public and lending the money to the business and the consumers. तो बेसिकली बैंक्स को जो कमाई कहां से होती है? बैंक्स की कमाई सबसे बड़ी होती है इंटरेस्ट से। जो सोल पर्पस है बैंक्स की कमाई का वो होता है इंटरेस्ट। राइट? इंटरेस्ट जो लोगों को वो लोन देगा, चाहे वो सरकार को लोन दे, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट को लोन दे, चाहे वो आरबीआई को ही लोन दे, चाहे वो लोगों को लोन दे। तो उस लोन से जो पैसा इंटरेस्ट, इस लोन देने से जो इंटरेस्ट से पैसा कमाएगा बैंक्स को उससे कमाई होती है। तो बेसिकली बैंक्स के लिए सबसे प्राइमरी लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी आप हिंदी में अगर मैं बात करूं तो बोझ क्या है? वो है डिपॉजिट्स, जो लोग उस यहाँ पे डिपॉजिट करवाएंगे। एंड प्राइमरी एसेट क्या है? दैट इज लोन्स एंड द बॉन्ड्स। तो वो तो बैंक के लिए एक कह सकते हो जो, अब ये सोच सकते हो कि जो बैंक्स के लिए सबसे बड़ी जो लायबिलिटी है वही बैंक का सबसे बड़ा एसेट है। जो लोग बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करवाएंगे वही पैसा आगे बैंक इन द फॉर्म ऑफ लोन या बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट करेंगे और वहां से वो इंटरेस्ट जो कमाएंगे। सो दिस इज these are the primary liabilities and the assets of any bank. Now next one is development bank. So what are the development bank? Those financial institutions which provide long term capital for industries and agriculture. तो वो बैंक जो लॉन्ग टर्म के लिए वो फंड्स को प्रोवाइड करते हैं या कैपिटल प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज या एग्रीकल्चर को। इसकी बड़ी एग्जांपल है आईडीबीआई। आईडीबीआई की जो फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सो ये एक ऐसा बैंक है जो एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच इज गोइंग टू प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द इंडस्ट्रीज। चाहे वो एमएसएमई की अगर हम बात कर लें, स्मॉल मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, या बड़ी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली आईडीबीआई का जो मेन पर्पस है वो एमएसएमई के लिए ही है, पर वो बड़ी कंपनीज वगैरह भी ले सकती हैं। नाबार्ड वी ऑल नो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर रिलेट करता है। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, Exim Bank, Export Import Bank. So these are the banks which provide the long-term capital to these institutions, right? So these are the development banks. Now next one is cooperative bank. So they are organized and managed on the principle of cooperation, self-help and the mutual interest. तो that means कि कुछ लोग, let's say गांव के लोग ही अगर हम बात कर लें या कुछ कम्युनिटी के लोग ही वो मिलके एक बैंक वो एक बनाते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, इसमें सभी मिलके काम करेंगे, सेल्फ ग्रुप होगा या कह सकते हो कि म्यूचुअल हेल्प से ये बैंक में काम होगा। सो बेसिकली ये बैंक
जो बाकी नॉर्मल बैंक्स होते हैं उसी के हिसाब से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे बाकी बैंक्स को करेंगे परफॉर्म, तो वो ऐसे ही करेंगे। बट अभी रिसेंटली हमने एग्जांपल्स देखी हैं। द प्राइम एग्जांपल इज पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक की अगर हम एग्जांपल देखें, और भी बहुत से बैंक्स हैं महाराष्ट्र रीजन में ही हमको मिले कि जहां पे बहुत बड़े लेवल पे स्कैम्स होते हैं। तो इस क्योंकि वो स्कैम्स होने का सबसे बड़ा पहले कारण ये था कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते थे। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आने की वजह से पहले कोऑपरेटिव बैंक्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते थे। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आने की वजह से तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे इन बैंक्स में, मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स में ज्यादातर पॉलिटिशियंस इनके मेंबर्स होते हैं, जो मैंने बताया कि म्यूचुअल हेल्प या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के होते हैं, वो पॉलिटिशियंस इसके बहुत बड़े मेंबर्स होते हैं। तो दीज बैंक्स आर यूज टू कन्वर्ट देयर ब्लैक मनी इनटू व्हाइट, राइट। तो ये बैंक्स उसमें काफी ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कह सकते हो कि बहुत ज्यादा रहा है। तो इसकी वजह से बहुत से स्कैम्स भी सामने आए हैं। बट रिसेंटली अभी एक नया ऑर्डिनेंस मैंने ऑलरेडी बताया कि वो पास हुआ, जिसमें नाउ इट कम्स अंडर प्रोविजन ऑफ अंडर द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ India, right? Now, next one is investment bank. What are the investment bank? So these are the bank which assist companies to raise funds from the capital market. Capital market, we all know that share market अगर हम बात कर लें, शेयर मार्केट की अगर हम बात कर लें, या इसको इक्विटी भी बोल देते हैं, या हम बॉन्ड मार्केट की अगर हम बात कर लें, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की अगर हम बात कर लें, तो ये सारे क्या है, ये कैपिटल मार्केट के अंडर आता है। तो कैपिटल मार्केट से ये कंपनीज क्या करती हैं, ये लेट्स से देयर इज अ टाटा को इन्वेस्ट करना है, टाटा को अपने फंड्स को रेज करना है। तो व्हाट विल टाटा विल डू, टाटा विल गो टू इन्वेस्टमेंट बैंक एंड दे विल से दैट लेट्स टेक 100 crore फ्रॉम अस, and you tell us ki how much you pay the interest, or how much you will give us a return after 1 year. So what the investment bank will do, investment bank will put these 100 crore in the capital market, right, in the equity market, share market, debt market. तो वहां पे वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो 100 crore को। तो आने वाले 1 साल, 2 साल या 5 साल तक वो एक अच्छा खासा रिटर्न, लेट्स से वो कई बार तो 15, 20 या 25% तक भी इंटरेस्ट गया हुआ है, तो उनको वो इंटरेस्ट लेके देते हैं। तो यू कैन से दैट इज समहाउ सिमिलर टू द कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की अगर हम बात कर ले, तो इसके ये बड़े, वो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी तो छोटे लेवल की बात होगी, बट इन्वेस्टमेंट बैंक कह लो कि वही चीज है, बट वो बड़े लेवल के ऊपर है। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे जेपी मॉर्गन, अमेरिकन कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है, तो इससे इन्वेस्टमेंट बैंक। एक्सिस बैंक इंडिया की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक, और भी छोटे छोटे यहाँ पे बैंक्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स के तरीके, वो इन्वेस्टमेंट बैंक के तरह वो काम करते हैं। जिसका मेन मकसद क्या है कि जो कंपनीज को असिस्ट करना, बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो मीडियम कंपनीज हो चाहे वो बिग कंपनीज हो, उन कंपनीज को असिस्ट करना है ताकि वो फंड्स को रेज कर सके। किस थ्रू? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मैंने ऑलरेडी बताया वो क्या है, ये शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कैपिटल मार्केट, राइट। तो यहां से वो पैसे को वहां से वो फंड्स को रेज करे। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मर्चेंट बैंक्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट बैंकिंग इन इंडिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो बेसिकली जो बैंकिंग सिस्टम है ये बहुत पुराना है, ये कोई नया सिस्टम नहीं है, ये बहुत पुराना सिस्टम है। अगर आपने कुछ कम्युनिटीज हैं इंडिया में जो प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम में वो इन्वॉल्व रही हैं हमारे पुराने टाइम पे, जैसे महाजन्स, शरॉफ्स, शाहूकार्स। तो ये कुछ कम्युनिटीज है इंडिया में जो बैंकिंग के सेक्टर में वो डील करती रही है। बट वो एक कह सकते हो कि ये दीज आर नॉट एन ऑर्गेनाइज सिस्टम। ये एक यूरोपियन स्टाइल बैंकिंग नहीं था, बट ये इंडियन स्टाइल बैंकिंग था। ऑर्गेनाइज नहीं था कि अगर किसी किसान को अगर लेट से जरूरत है तो वो इन लोगों से पैसा लेते थे, वो एज एन इंटरेस्ट के ऊपर कुछ कोलेटरल रख के, तो वो बाद में जब उनकी फसल उगती थी या उसको जब मार्केट में बेचते थे तो वो पैसा वापस उनको कर देते थे। तो कह सकते हैं प्राइवेट मनी लेंडर के तरीके से ये काम करते थे। लोग यहाँ पे पैसा जमा भी करवा देते इनके पास। बट जो यूरोपियन स्टाइल बैंकिंग सिस्टम आया वो कब आता है? व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, वी ऑल नो। जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में रहे हैं तो वो बेसिकली ज्यादातर वो पोर्ट एरियाज में रहे हैं। जैसे यहाँ पे मुंबई है, नीचे साउथ मेड्रास और कलकत्ता के एरिया में, तो पोर्ट एरियाज में ज्यादातर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स का जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है वो कलकत्ता के एरिया में रहा है, बंगाल के एरिया में रहा है। तो सबसे पहला बैंक जो इंडिया में शुरू हुआ उसको बोला गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
It was the first European style bank established in 1779 at Calcutta under the European management. तो पहली बार यूरोपियन मैनेजमेंट थी, इंडियन मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं थी. अगला बैंक 1786 में आता है जिसको जनरल बैंक ऑफ इंडिया बोला गया है, बट ये मीनवाइल बाद में ये फेल हो गया था. And in the Bank of Calcutta was established in 1806, immediately became Bank of Bengal. क्योंकि वी ऑल नो कि ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है बंगाल के एरिया में, बड़ा तगड़ा ट्रेडिंग पोर्ट रहा है, ट्रेडिंग हब रहा है. इसके लिए तो ब्रिटिशर्स वो चाहते थे कि यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल बैंकिंग सिस्टम आए. तो मीनवाइल there were 3 प्रेसिडेंसीज बैंक जो उस टाइम पर पैदा हो चुके थे, जैसे कि एक तो हो गया बैंक ऑफ कलकत्ता, एक और था बैंक ऑफ बॉम्बे, क्योंकि 3 प्रेसिडेंसीज बढ़ रहे हैं ना, एक था बैंक ऑफ मैड्रास. बट 1929 में 2021 में सॉरी, तो ये तीनों जो प्रेसिडेंसीज थी, प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, ये मर्ज हो जाते हैं, जिसका बाद में नाम बन जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. अब यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आज का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई अगर हम बात करें तो वही है. तो इसका बाद में 1955 में नाम चेंज होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1955 में चेंज होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक इन टुडेज इंडिया. So the first Bank of India which is limited liability to be managed by Indians. तो थोड़े बहुत लोग थे इंडियंस उसके बोर्ड में. It was Audh Commercial Bank established in 1881 at फैजाबाद, यूपी में हुआ, but it failed in 1958. तो आज के टाइम पर हमको Audh Commercial Bank नाम का कोई बैंक नहीं मिलेगा. Next one is first bank purely managed by Indian was the Punjab National Bank established in Lahore in 1895. ये तो purely it was managed by Indians, but it was not founded by Indians, but it was managed by Indians. So the first commercial bank which was wholly managed and owned by Indian, it was Central Bank of India, established in 1911. तो उस टाइम पर 1911 में एक मूवमेंट चल रही थी, उस मूवमेंट का नाम था स्वदेशी मूवमेंट, क्योंकि इंडियंस ने उस टाइम पर एक मूवमेंट ली थी जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट, टू काउंटर, किसके काउंटर में निकाली थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल के 1905. तो ये स्वदेशी मूवमेंट चली टू काउंटर द ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश बैंकिंग सिस्टम, ब्रिटिश एवरीथिंग, जो ब्रिटिशर्स चला रहे थे उसको काउंटर करने के. तो ऐसे ही बहुत सी फैक्ट्रीज, बहुत सी इंडस्ट्रीज इंडियंस ने खोली इस टाइम के दौरान. तो उनमें से एक बैंक भी था. इट वाज द फर्स्ट, कह सकते हैं फर्स्ट स्वदेशी बैंक, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. तो इट वाज फाउंडेड बाय सोराबजी पोचखानवाला एंड फिरोज शाह मेहता, वेरी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस, जो बाद में प्रेसिडेंट भी रहे हैं इसके, वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस बैंक. So there was another bank which is called as Bank of India. It was the first Indian bank to open a branch outside India, that is in London 1946. It's a very important point कि अगर किसी बैंक ने outside India में अगर सबसे पहले कोई branch खोली है, it was a Bank of India. So we already studied about Reserve Bank of India. It was established in 1935 and it was nationalized in 1949 after the India got independence. So this was today's class about the brief history and historical background